आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखा था, किसके शासनकाल में स्थापित हुआ देखा था? कनिंघम। चलिए हम लोग रिवीजन कर रहे थे डीपीएसपी के बारे में। हमने अनुच्छेद 36 से लेकर कल से पहले तक कहाँ तक 36, 37 कल जो शुरू किया 39 तक पढ़े थे। फिर कल देखा था 40 के अंतर्गत राज्य प्रयास करेगा ग्राम पंचायतों को स्थापित करने हेतु। इस ऐसा बात कौन कह रहा है? अनुच्छेद 40। फिर मैंने आपको कहा 41, 42, 43, 41, 42, 43 तो हम एक साथ क्या कर पढ़ेंगे? मिलाकर पढ़ने से हमारा कॉन्सेप्ट या समझ या याद थोड़ा सा आसानी से होगा। मैंने कहा 41 ये कहता है क्या? राज्य प्रयास करेगा सभी को काम, शिक्षा और जो असहाय हैं, जो वंचित वर्ग हैं या ऐसे वर्ग जो बीमार हैं, बेरोजगार हैं और क्या है, दिव्यांग हैं, बेकार हैं, इनके लिए अनुकूल रोजगार की व्यवस्था का राज्य या शिक्षा या इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ऐसा हमारा डीपीएसपी 41 कहता है। 42 की नजर आपको मैंने कहा था कि जब हमने काम दे दिया तो काम किसी की कंडीशन में नहीं, काम ऐसा काम जो क्या हो, मानव के अधिकारों, उनकी गरिमा, उनके अनुकूल हो, मानवोचित काम की दशाओं के निर्माण की बात या इसको देने का प्रयास करेगा राज्य। और इसी में मैंने आपको कहा 42 ही हमें ये बताता है या राज्य को निर्देशित करता है कि महिला प्रसूति के संदर्भ में पर्याप्त अवकाश की व्यवस्था राज्य करने का प्रयास करेगा। ठीक है। 43 मैंने आपको कहा काम दे दिया, काम अच्छी कंडीशन में दे दिया तो जो काम दिया वो उसमें जो वेतन मिलना चाहिए, उसमें जो पैसा मिलना चाहिए, इतना हो जो उनके जीवन निर्वाह के लिए क्या हो, पर्याप्त हो, ऐसी बात करता है 43। फिर मैंने कहा 43A और B बाद में संविधान संशोधन करके इनको जोड़ा गया। 43A को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में और 43B को जोड़ा गया 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 43A कहता है, क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की उचित भागीदारी को तय करेगा, पर्याप्त मात्रा में कार्मिक मतलब एम्प्लॉइज नियुक्त हो, उनकी राज्य सुनिश्चितता को देखेगा। साथ ही साथ जो मजदूर वर्ग हैं उनका प्रबंधन में, मैनेजमेंट में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए राज्य ट्रेड यूनियन मतलब को स्थापित करने का और उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है 43 ये ए में ये कही गई है। 97 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया 43B के अंतर्गत कि राज्य सहकारी समितियों को स्थापित या उनको आगे बढ़ाने का या प्रयास करेगा कि सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। मैंने जैसे आपको कल चर्चा किया था, सहकारी समितियां क्या होती हैं? छोटे स्तर पर स्वैच्छिक रूप से आपसी रोजगार के लिए आपसी सामाजिक समूह, व्यक्तियों का वह समूह या सांस्कृतिक समूह जिसमें उनको रोजगार की सिद्धि हो सके और उनको पर्याप्त उनकी जो आजीविका की समस्या है उसको क्या किया जाए, इसमें सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे स्तरों पर जब सामूहिक या कह सकते हैं ऐच्छिक रूप से जब लोग इस तरीके की संगठन बना लेते हैं ताकि उनको काम मिल सके, रोजगार मिल सके और उनके जीवन स्तर में क्या हो सके, सुधार हो सके, तो
इनको हम सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानते हैं। तो 43B कहता है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि सहकारी समितियां स्थापित होने का अधिक से अधिक मात्रा में राज्य ये प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 41 से लेकर 43 तक कहीं ना कोई डीपीएसटी काम से और अच्छे काम से, अच्छे वेजेस से, और चाहे वो उद्योगों में प्रबंधन की बात हो चाहे सरकारी समिति हो, अगर आप इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए और जहां आप नौकरी देखें, काम देखें, उद्योग देखें, तो आपके दिमाग में ये 3-4 आर्टिकल क्या होने चाहिए, वहां पे फ्लैश होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने एक लाइन भी पकड़ ली तो एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने आपको कहा था आगे बढ़ते हुए कि राज्य समान नागरिक संहिता को निर्मित करने का प्रयास करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने आपको चर्चा किया था कि एक समान, पूरे देश में नागरिकों को एक समान कानून होने चाहिए। इसमें 97% मामलों में कानूनों का एक सामूहिकरण हो चुका है, एक समान हो चुके हैं। सिर्फ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें धर्म के अनुसार अलग अलग धर्मावलंबियों के, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों के कानून अलग अलग चलते हैं। और बेसिकली वो ज्यादातर कौन से मैटर हैं, फैमिली मैटर, परिवार के मामले, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो गुजारा भत्ता हो, चाहे वो गोद लेना हो, चाहे वो पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हो, रिलीजन वाइज, मतलब धर्म के अनुसार, हर धर्म के अनुसार क्या है, प्रथाएं या कानून अलग अलग हैं। हिंदुओं में हिंदू कोड बिल के अनुसार, मुस्लिमों में मुस्लिम कोड बिल के अनुसार, और अन्य धर्मावलंबियों में, है ना, उनकी एक अन्य धर्मावलंबियों के संदर्भ में बच्चों स्पेशल मैरिज, अगर शादियां होती हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट बना है। जैसे आपने नाम सुना होगा कोर्ट मैरिज, है ना, कोर्ट मैरिज, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसमें शादियां होती हैं, जिसमें आप ये घोषणा करते हो कि हम हिंदू रीति रिवाज या मुस्लिम रीति रिवाज में शादी नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं, जिसमें हम सभी कहीं ना कहीं हमारी आस्था किसमें है, कानून में है, संविधान में। तो जो कोर्ट मैरिज होती हैं वो स्पेशल मैरिज, चाहे उसमें हिंदू भी कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने धर्म विशेष में शादी कर रहे हैं बेसिकली, तो आप रिलीजन वाइज या धर्म के अनुसार करें। तो हमारा आर्टिकल 44 कहता है कि एक जो दिक्कतें हैं परिवार, शादियों, विवाह, तलाक के संबंध में दिक्कतें हैं, उन और कुछ विशेष धर्मों के महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो विभेद हो रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। और इसके लिए कोडिफिकेशंस होंगे, और कौन से मामलों के, सिविल मामलों के, इसका प्रयास करने का राज्य या इसके संबंध में कार्य करने का राज्य प्रयास करेगा। जैसा कि आपको पता है, अगर आप अप टू डेट रहते हैं राजनीति से, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी केंद्र में, तो उसने 3 अपने मैनिफेस्टो में 3 नीतियों को प्रमुखता से शामिल किया था। नंबर 1 राम जन्मभूमि, मतलब अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। नंबर 2 जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हम लोग क्या करेंगे, अबॉलिश करेंगे, समाप्त करेंगे। और नंबर 3 क्या, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम देखें व्यवहारिक स्तर पर राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, इसके संदर्भ में भी जो 1990 या उससे पहले से मामला था वो समाप्त हो चुका है। दूसरा 370 समाप्त हो गई है, जम्मू कश्मीर को राज्य से क्या बना दिया गया, यूटी बना गया, मतलब दूसरा भी उनका मैनिफेस्टो पूरा। अब जो सरकार जिसमें लगेगी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो हाल के वर्षों में या आने वाले वर्षों में एक जीएस के पेपर के रूप में आपको ये मुद्दा क्या है, चर्चा में रहने वाला है। 45 की मैंने आपको बात की थी, 45 क्या बताया था, क्या कहा था, 6 वर्ष कमाने के बच्चों को राज्य का शिक्षा का अधिकार फ्री।
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य उनकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन को निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करेगा और उनका बाल्यावस्था बचपना न खोए इसके लिए पर्याप्त राज्य प्रयास करेगा। कल मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि इसको कार्य रूप में परिणित किया गया और ये वाला आर्टिकल ये जो डीपीएसपी है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, मतलब मौलिक कर्तव्य भी है, लेकिन और हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में भी है। लेकिन ध्यान रखना आपको यहाँ पर जो डीपीएसपी है इसमें राज्य को निर्देशित किया गया है। किसको निर्देशित किया है? राज्य को। जो मौलिक कर्तव्य आप लोग पढ़ेंगे उसमें बच्चे के माता पिता को निर्देशित किया गया है। पहली चीज जो ध्यान देने की है। दूसरी चीज जो ध्यान देने की है बच्चों, डीपीएसपी में जो बच्चों के प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बात की गई है और जो हमारे मौलिक अधिकारों में जो एजुकेशन की बात की गई है वो 6 से 14 वर्ष तक के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी। फिर मैंने कहा जो डीपीएसपी 46 है ये बात करता है डिप्रेस्ड क्लास वंचित वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी महत्वपूर्ण को आगे बढ़ाने का राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 47 राज्य को कुछ कर्तव्यों के बारे में बताता है। किसके बारे में कर्तव्य है? राज्य के कर्तव्य। व्यक्ति के कर्तव्य अलग है और 47 किसकी चर्चा करता है? राज्य के कर्तव्य कि वो 3 स्तरों को उठाने का प्रयास करेगा। जीवन का स्तर, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर को उठाने का प्रयास करेगा और इसके साथ ही साथ ऐसे हानिकारक या मादक पदार्थ जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं इसके संबंध में कानून बनाने का प्रयास करेगा। कल बच्चे ने पूछा मैम अगर किसी राज्य के पास संसाधन पर्याप्त है लेकिन वो फिर भी डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या किया जा सकता है? अब मैंने किसी आर्टिकल को उदाहरण के रूप में समझी। उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है तो बहुत पिछड़ा हुआ भी नहीं। शराबबंदी, उत्तर प्रदेश से ज्यादा पिछड़ा उसका पड़ोसी है कौन? बिहार। बिहार ने शराबबंदी को क्या किया? लागू किया। कोई भी सार्वजनिक रूप से शराब मदिरा का सेवन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य में ये प्रतिबंध है। उसने किसको फॉलो किया? डीपीएसपी को फॉलो करते हुए कानून बनाया। क्या हम बिहार से ज्यादा पिछड़े हैं? या अगर हम विकास की गणना की जाए तो क्या उत्तर प्रदेश उससे आगे ही आता है? क्यों? क्योंकि अब तो डबल इंजन सरकार की बात हो रही है ना, संसाधन ज्यादा है। अगर राज्य सरकार कुछ सब्सिडी भी मांगती है तो केंद्र सरकार आसानी से दे देती है, कोई भी विरोध नहीं है केंद्र और राज्यों में। लेकिन फिर भी हमारे यूपी में कितनी सारी मौतें होती है शराब, कितने सारे परिवार टूटते हैं, बिखरते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुकती है, किसके कारण? शराब के कारण। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को वो किससे मिलता है? शराब से। ये कारण है कि यहाँ पर यूपी ने शराबबंदी का प्रयास नहीं किया। इवन कोरोना में सारी दुकानें बंद, सरकार ने किसको खोलने का निर्णय लिया? शराब की ठेका की। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए। हम तो बात करते हैं भैया इतने गए तो नहीं थे कि आप शराब से अपना खर्चा निकालो, लेकिन फिर जब व्यवहारिकता की बात आती है तो ये सारी क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर राज्य अपने अनुसार उसको फॉलो करे या न करे, उसको नैतिक अनुदेश के रूप में ले या उसको अपने रेवेन्यू का माध्यम बताए, ये राज्य अपने अनुसार हमें तय करते हैं। तो हम लोग 47 की बात कर रहे थे। 48 की मैंने आपको बताया था कि राज्य कृषि और पशुपालन हेतु उन्नत तकनीकों को लागू करके कृषि और पशुपालन के
विकास, उसके संवर्धन, उसके डेवलपमेंट का प्रयास करेगा। कौन कह रहा है? 48। किन किन मामलों में हम लोग मॉडर्न टेक्निक को लाएंगे? पशुपालन में और कृषि में। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया राज्य का ये कर्तव्य है या वो पशुओं और विशेषकर जो हमारी गौ माता है उनके जीवन के या उनके विकास के लिए राज्य गौ वध या पशुओं के मृत्यु या उनकी हत्या के लिए क्या करेगा? प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। और इसके संदर्भ में एक कानून भी बना है बच्चों, पशु क्रूरता अधिनियम आई थिंक 2016 या 17 में है। ये कहा गया है कि ऐसे पशुओं जो कि क्या है, बच्चे हैं, उनको बाजार में बेचे जाने से पहले उसके मालिक को अनुमति लेनी है और राज्य की सीमा के 25 किलो, स्टेट और स्टेट की सीमा के 25 किलोमीटर के अंदर और स्टेट और कंट्री की सीमा के 50 किलोमीटर के अंदर पशु बिक्री के संदर्भ में कोई भी हाट लगाया जाता है, मतलब बाजार लगाया जाने का क्या है? प्रतिबंध है, ताकि जो पशुओं को खरीदते हैं ताकि उनकी क्या कर सके? हत्या कर सके और बड़ी संख्या में उनके मांस को क्या हम भेज सके। भारत बड़ी मतलब अच्छी खासी यहाँ से निर्यात होता है दूसरे देशों में पशुओं के मांस को, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ विशेष धर्मों को छोड़ दीजिए, फिर भी हमारे यहाँ पे जो बड़े मांस होते हैं उनका सबसे ज्यादा कहाँ पर खपत होती है? फॉरेन कंट्रीज में। तो ये पशुओं के खिलाफ क्रूरता को और उनके संरक्षण को बचाए रखने के लिए ये बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 48। और फिर मैंने कल आपको बताया था 48A भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में, जिसमें ये कहा गया राज्य पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेगा, वन्य और वन्य जीव संरक्षण का प्रयास करेगा, ऐसा 48A है। अब बचता है 49, 50 और 51। 49 संबंधित है बच्चों किससे? उन इमारतों से जो हमारे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हैं, ऐतिहासिक विरासत के हैं, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण जो हेरिटेज कल्चर है, उसको न सिर्फ हमको संरक्षण करना है वरन उसको बचाने का भी प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। और इसी के लिए आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण ये प्रयास करेगा कि इन ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, बिल्डिंगों का क्या कर सके? संरक्षण कर सके, जैसा कि आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 50 इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं हैं, और कौन सी संस्था? मुख्य रूप से कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य ये प्रयास करेगा कि टकराव ना हो या ओवरलैपिंग ना हो या पृथक्करण सेपरेशन का प्रयास करेगा, मतलब अलगाव का प्रयास करेगा। किसके किसके बीच में? कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आप कहेंगे मैडम सब लोग अलग ही तो है, सरकार कानूनों को लागू करती है और न्यायालय न्याय प्रदान करती है। बच्चों ब्रिटिश काल से पहले भारत में कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पद हैं और स्पेशली वो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत पावरफुल थे, जो बहुत शक्तिशाली। आफ्टर इंडिपेंडेंस उनकी शक्तियों को कम तो किया गया, लेकिन अभी भी उनके मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी जिले की होती है कि वो प्रशासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। कार्यपालिका का काम करता है, हम उसको बोलते हैं जिलाधीश और उसको बोलते हैं DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब प्रशासन के साथ साथ वो क्या देगा? न्याय भी करेगा। मतलब कार्यपालिका की भी पावर है और
और न्यायपालिका की भी पावर है। और एक व्यक्ति के पास अगर ज्यादा शक्तियां हो, जैसे हमारे प्राचीन राजा साहब होते थे, तो पावर के क्या होने का खतरा होता था? एब्सोल्यूट निरंकुश। इसीलिए तो आप और हम तैयारी कर रहे हैं कि पावर मिल जाए। आज हम सबके सामने खड़े होते हैं, कल सब हमारे सामने खड़े हो गए। प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए और शक्ति को क्या उसके पावर को मिसयूज ना होने देने के लिए 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रयास। जिलाधीश के पास जो मजिस्ट्रियल पावर है, जिसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, एसडीएम हम लोग कहते हैं, एसडीओ नहीं कहते, मतलब सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। क्या है? कहीं ना कहीं वो न्याय प्रदान करने का भी कार्य कर रहा है। तो कुछ ऐसे पद हैं जो स्वरूप नेचर की दृष्टि से तो प्रशासन के हैं, लेकिन उसके पास में कौन सी भी पावर है? न्यायिक पावर भी है। राज्य इन क्या करेगा? इनके मध्य में इनको अलग करने का प्रयास करेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में अलगाव का प्रयास करेगा। ठीक है। 51 ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध को बढ़ाने की बात के संदर्भ में राज्य को डायरेक्शन या निर्देश देता है। आपको पता है विदेश नीति क्या है? भारत का एक स्टेट के रूप में अन्य दूसरे स्टेट के साथ कैसे संबंध होंगे। हमको पता हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, कहीं ना कहीं हम लोग बिलीव करते हैं शांति पर, सद्भाव पर। क्यों? क्योंकि हम फॉलो करते हैं बुद्ध के सिद्धांतों को, हम फॉलो करते हैं गांधी के सिद्धांतों को। 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बढ़ाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। दूसरी बात कहता है राज्यों के बीच में न्याय संगत और सम्मानजनक संबंधों का विकास हो। बात जो कहा गया बुद्ध के पंचशील के नियमों में और गांधी जी के कि क्या एक गाल पे थप्पड़ खाओ और दूसरा आगे कर। हालांकि मोदी जी के काल में थोड़ा सा हम लोग अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने न्यूक्लियर पावर मतलब परमाणु हमारे पास क्षमता है, लेकिन हम लोग क्या किस पर बिलीव करते हैं? प्रथम प्रयोग नहीं। जब क्या आएगा? बम आएगा तब हम जानेंगे इसकी बात। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग शांतिवादी या अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते की बात जो 51 में कही गई है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। क्या अगला? राज्य किसी भी या राज्य ये प्रयास करेगा अगर डिस्प्यूट है, झगड़े हैं, लड़ाई है, तो उसको मध्यस्थता से, और कैसी मध्यस्थता? बातचीत की मध्यस्थता से शांतिपूर्ण तरीके से समाधानित करने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि तुमने क्या किया, लड़ाई की और हम पहुंच गए गोलीबारी बंदूक लेके, ऐसा नहीं। हम 51 कहता है शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के समाधान का राज्य प्रयास करेगा ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक शांति और व्यवस्था कायम हो सके। ठीक है। तो ये हमारे डीपीएसपी के 36 से लेकर 51 तक के क्या हैं? आर्टिकल्स। लिख लीजिए। हम लोग 49 तक लिख लिए थे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक विरासतों के संरक्षण करने का, विरासतों के संरक्षण करने का राज्य प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। जिसमें 4 बातों का जिक्र किया गया है। पहला लिखिए, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति। यहां पे राज्य का मतलब भारत से है, ठीक है। राज्य अर्थात भारत अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नंबर 2, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और सकारात्मक संबंधों को सम्मानजनक व सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देगा। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते की पालना सुनिश्चित करेगा। पालना बताओ, पालना सुनिश्चित करेगा। और चौथा पॉइंट लिखिए, अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता, शांतिपूर्ण मध्यस्थता। अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण मध्यस्थता से सुनिश्चित करेगा। पालना का मतलब बच्चों होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 देशों के बीच कोई विवाद है और उसके संदर्भ में कोई निर्णय दिया है, तो यहाँ पर भारत ये नहीं कहेगा कि हम क्यों माने, हम तो वही कहेंगे जो हम चाहते हैं। और थर्ड पार्टी ये कह रही है, थर्ड पार्टी मतलब मेरा मतलब है यूएनओ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद हुआ, भारत 71 में या अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद क्यों वो सहमत हो गया पीछे हटने के, या अपने जो सैनिकों को उसने बंदी बनाया था, क्यों पाकिस्तान को देने पर सहमत हो गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय जो नियम है, जो चीजें हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप उनको, उन ऑर्गेनाइजेशंस का आप पालना को, उनकी बातों को, उनके जो भी निर्णय हैं उनको आप उनका आदर और सम्मान करेंगे। अब जैसे यूक्रेन के युद्ध में ही यूएनओ की क्या भूमिका है? कोई भी भूमिका नहीं है। रशिया यूक्रेन के बीच विवाद हो ही रहा है और वहां पर वो एक मूक दर्शक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों ही, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में दिया। तो ये 36 से लेकर 51 तक के हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में
बेसिक डिफरेंसेस मतलब मौलिक अंतर क्या है। पहला अंतर, मौलिक अधिकार बात करता है व्यक्ति के अधिकारों की, उनके विकास करने की। ये कहीं ना कहीं संबंधित है किससे, व्यक्ति से, पर्सन से, एक नागरिक से। विदेशी से भी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को भी मिले हुए हैं और विदेशियों को भी मिले हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट किसको अधिकार देने की बात करता है, व्यक्ति को, अर्थात बेसिकली ये पर्सन व्यक्ति से संबंधित है। और व्यक्ति में दोनों ही प्रकार के, कौन से, विदेशी और नागरिक दोनों सम्मिलित। जबकि हमारा डीपीएसपी ये निर्देशित करता है किसको, राज्य को। तो दोनों में पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट व्यक्ति से संबंधित है और हमारा डीपीएसपी राज्य से संबंधित है। नेचर की दृष्टि से जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव है और जो डीपीएसपी है ये पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट कहता है ना कर, छेड़छाड़ ना कर, किसके अधिकारों पर, व्यक्ति के अधिकारों। डीपीएसपी कहता है कर, क्या कर, व्यक्ति के जीवन के विकास करने के लिए आवश्यक कंडीशंस को क्रिएट करो ताकि किसकी स्थापना हो पाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तीसरा अंतर बताइए क्या है। मतलब अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है और 32 के अंतर्गत अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए वो गुहार लगा सकता है। राज्य अगर नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोई आवश्यक प्रावधान नहीं करेगा तो व्यक्ति राज्य के इस कृत्य के खिलाफ न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। परंतु ये परंतु में आखिरी में अंतर है। और क्या हो सकता है, ये उद्देश्य फंडामेंटल राइट का उद्देश्य है राजनीतिक न्याय को स्थापित करना, जबकि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक उद्देश्य है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को क्या करना, एस्टैब्लिश करना। अगला अंतर, मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोल रही हूं, बाद में आपको लिखवा दूंगी। अगला अंतर, फंडामेंटल राइट व्यक्ति को देने के कारण व्यक्ति के विकास करने की बात करता है, अर्थात ये व्यक्तिक है। एक व्यक्ति विशेष जब वो न्यायालय पे जाता है अपने अधिकारों के लिए तब उसकी सुनवाई करता है, ये पर्सनल है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सारे समुदाय या समूहों या राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात करता है, कोई पर्सनल व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं करता है। इसीलिए ये क्या है, सामूहिक है। किसके विकास की बात करता है, समूह या मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल्स की सामूहिक विकास की बात करता है। और फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत विकास की बात करता है। अगला जो मौलिक अंतर है बच्चों कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए क्या है, संविधान में इसका क्या है, वर्णन है।
मतलब इसको किसका आधार या प्राप्त है? कानूनी सहमति इनको प्राप्त है। कानूनी मतलब संवैधानिक सहमति इनको प्राप्त है, मतलब इनका वर्णन किसमें है? हमारे संविधान में। और डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए किसकी सहमति, किसकी जरूरत होनी चाहिए? राज्य की, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। राजनीतिक इच्छा या आधार, मतलब कोई सरकार चाहेगी तभी शराबबंदी होगा, जबकि फंडामेंटल राइट में क्या है? ऐसा हमारा कानून, हमारा संविधान कहता है। मतलब इसमें कानूनी, इसका आधार, बेस क्या है? हमारा संविधान। और इनको कार्यान्वित करने के लिए ये पर्टिकुलर सरकारों के ऊपर है कि इनको करे या ना करे। फंडामेंटल राइट को किसी भी कानून विधि की संवैधानिकता या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसके संदर्भ में अगर कोई कानून किसी भी फंडामेंटल राइट, मतलब ऐसा कोई कानून जो फंडामेंटल राइट ऐसा बना है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय इन कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। परंतु ऐसा कोई भी कानून के संदर्भ में न्यायालय डीपीएसपी के संदर्भ में क्या है? इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकता। हाँ, वो ये जरूर दे सकता है कि ये जो सरकार ने कानून बनाया है ये कितने हद तक डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है और संविधान के मूल स्वरूप को खंडित करता है, तो न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में ऐसी शक्ति नहीं है। बस ये देख सकता है कि किसी राज्य विशेष ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया है या नहीं, इस संदर्भ में वो इसको जज कर सकता है। अब प्रश्न है कि क्या राज्य इनके संदर्भ में बाध्य है या नहीं है? अगर कोई ऐसा राज्य सरकार डीपीएसपी के जो प्रावधान है उसके विपरीत कार्य करती है, तो क्या इसके संदर्भ में कोई सजा का प्रावधान है? तो उत्तर है प्रत्यक्ष सजा तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहे कि ऐसे प्रावधान जो डीपीएसपी का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, अगर उनको ऐसे कानून बने हुए हैं तो सरकारें इसमें कानून बनाकर ऐसे कानूनों को क्या कर सकती हैं? क्या कर सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए डीपीएसपी के संदर्भ में कोई इनको न्याय, मतलब ये न्याय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसको लिख लीजिए जल्दी से एक लाइन में। अंतर पहला, ये अपनी मूल प्रकृति में नकारात्मक है। ये अपनी मूल प्रकृति में नकारात्मक है। दूसरा, ये अपनी मूल प्रकृति में सकारात्मक है। अगला लिखिएगा, ये न्यायोचित होते हैं। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। क्या होते हैं? न्यायोचित होते हैं। इनके हनन द्वारा न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों में लिखिएगा, ये गैर न्यायोचित होते हैं।
अगला आंसर लिखिएगा, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। दूसरी साइड लिखिएगा, इनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लिख लिया, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लिख लिया बच्चों। अगला लिखिएगा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ये कानूनी रूप से मान्य है। ये कानूनी रूप से मान्य है। टीपीएसपी के संदर्भ में लिखिए, ये नैतिक व राजनीतिक रूप से मान्य है। ये नैतिक व राजनीतिक रूप से मान्य है। इनका अगला लिखिएगा, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। और इसमें लिखिएगा, ये सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। अगला अंतर लिखिएगा बच्चों, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ लिखिएगा, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है। जो मैं बोर्ड पे लिखी उसको जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद मैं आगे दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं बोल दूं? यस मैडम। 73वां व 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक आधार अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन। आगे लिखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
अगर आप मनरेगा वाले में हैं तो इसको लिखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 41 का प्रभाव, अनुच्छेद 41 का प्रभाव। 5वां लिखिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अनुच्छेद 43 का प्रभाव। लिख लिया? छियासीवां संविधान संशोधन करके, 86वां संविधान संशोधन करके 2002, ब्रैकेट में लिखिएगा 2002, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। कौन सा है? इसके बाद आप लोग लिखिए 46वें संविधान संशोधन करके पर्यावरण, क्या नहीं, तो इसमें प्रभाव कौन सा है? डीपीएसपी के 45 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीव अधिनियम 1972 बनाया गया। किसको कार्यान्वित करने के लिए? राज्य के नीति निर्देशक का वर्णन ही नहीं है, नैतिक अनुदेश भी नहीं है। सरकारों के द्वारा इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण कानून बनाकर ये प्रयास भी किया गया, जो नैतिक अनुदेश से इस संदर्भ में सरकारें निरंतर सकारात्मक प्रयास भी कर रही हैं, कार्य भी कर रही हैं। और इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण इन अनुदेशों के संदर्भ में समय समय पर कानून बनाए गए। उदाहरण स्वरूप योजना आयोग और वर्तमान में नीति आयोग, ये कहीं ना कहीं जो 38 कहता है, 38 कहता है, क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक राज, मतलब ऐसा प्रयास करेगा जिससे न्याय की स्थापना हो सके,
देखिए, मतलब सामाजिक आर्थिक समता की स्थापना हो सके, इसके लिए ऐसी नीतियां बनाएगा, योजना बनाएगा, और इसीलिए विकास में सब भागीदार हो। हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसको बाद में वर्तमान में किस रूप में कार्यान्वित किया गया, नीति आयोग के संदर्भ में। किसका प्रभाव दिखता है? इसी डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 का प्रभाव। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, आपने डीपीएसपी में पढ़ा कि राज्य, कौन से डीपीएसपी में क्या है? 40, बताओ, 2, आप जल्दी से बताओ, 1 है, 2 है कि 3 है? वो तो क्या था? मानवोचित विकास था ना, 43। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, किसी को क्या है, मजदूरी मिलेगी ऐसा नहीं मिलेगा, क्या है, जो उसके जीवन निर्वाह के लिए क्या हो, आवश्यक न हो। 1948 को बनाया गया और ये कहा गया इस मजदूरी दर से किसी को भी कम वेजेस या मजदूरी को प्रदान नहीं किया जाएगा। कल हम लोग ऐतिहासिक विकास की चर्चा किए थे, कैसे बलवंत राय मेहता समिति, कैसे अशोक मेहता समिति, कैसे धुंगन समिति, कैसे जीईके रॉय समिति, कैसे लक्ष्मी बल समिति, इन्होंने सुझाव दिया और फाइनली 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया। और इस पर किस डीपीएसपी का प्रभाव दिखता है? अनुच्छेद 40 का। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक निश्चित मजदूरी की दर मजदूरों को दिया जाए, एक निश्चित अवधि तक काम मिले, ताकि हर हाथ को काम, हर लोगों को भोजन, रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जो मनरेगा कानून लाया गया केंद्र स्तर पर, वो अनुच्छेद 41 का कार्यान्वयन उसमें दिखाई देता है। महिलाओं के लिए क्या है? पर्याप्त मैटरनिटी लीव हो, 42 है शायद, 42 है। इसके लिए महिलाओं को मैटरनिटी के संदर्भ में उनको अवकाश देने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लाया गया, जिसमें 42 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि काम की मानवोचित दशा प्रदान करने का काम और महिलाओं के लिए पर्याप्त विश्राम और अवकाश का प्रयास करेगा। और इसीलिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लाया गया। 86 संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को फंडामेंटल अधिकार में डाला गया, आर्टिकल 45 का क्रियान्वयन, और वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अधिनियम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला अधिनियम, पिछले 4-5 बार से इसका वर्ष पूछा जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण वन्य और वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1972 में लाया गया। कौन से डीपीएसपी का प्रभाव दिखता है बच्चों? 48 का प्रभाव। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, आपको मैंने 50 बताया कि प्रयास करेगा। कार्यपालिका न्यायपालिका के अलगाव के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया कि ब्रिटिश काल में तो जिलाधिकारी का मतलब एक प्रमुख क्या होता था? ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी पावर है। सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता के 1973 के द्वारा काफी हद तक इस जो पावर को और जिन सेवाओं में जिनके पास 2 शक्तियां थी, एग्जीक्यूटिव की और मतलब इसकी न्यायपालिका की और कार्यपालिका की, उनको सीमित करने का, उनको कम करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमें दिखता है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 50 के अंदर। मैंने एक चीज छूट गई बच्चों, मैं अभी अंतर आपको बता रही थी फंडामेंटल राइट्स का और
डीपीएसपी का, और इसी के संदर्भ में एक ऐतिहासिक विवाद है कि कौन बड़े, मैं बड़ा कि तू बड़ा, फंडामेंटल राइट्स बड़े कि डीपीएसपी बड़े। इसमें ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा संघर्ष कई मामलों में था। पहला तो वही केस था जिसको मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हुए बताया था, चंपकम दोराई राजन 1951 वर्सेस मद्रास राज। मैंने आपको बताया था मद्रास मतलब तत्कालीन तमिलनाडु में सांप्रदायिक क्या था, नौकरी के आधार पर सीटों का बंटवारा था। जिसने जिस लड़की का एडमिशन नहीं हुआ वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा ये हमारे समानता के अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा है कि नहीं, फंडामेंटल राइट ऊपर है और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व या राज्य के द्वारा ऐसे कार्य जिससे असमानता समाप्त हो अर्थात डीपीएसपी को प्रायोरिटी देना वो कम महत्वपूर्ण है। कौन से केस में? चंपकम दोराई राजन के केस में न्यायालय का निर्णय। अच्छा, यहाँ पर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंतर को आप अंतर को भी देखेंगे और टकराव के भी रूप में देखेंगे। किसके मध्य टकराव हो रहा है? हमारी ज्यूडिशरी के बीच टकराव हो रहा है और हमारी सरकार के बीच में। ज्यूडिशरी कुछ कहती है, सरकार उसके खिलाफ दूसरा काम करती है। मतलब चंपकम दोराई राजन में न्यायालय ने कहा फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं, इनके क्रियान्वयन में अगर डीपीएसपी बाधा पड़ती है तो राज्य इनके खिलाफ, मतलब ये कम महत्वपूर्ण है। सरकार ने तुरंत क्या किया, 31A और B के अंतर्गत कुछ कानूनों को बनाया और इसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया कि इन कानूनों की समीक्षा कौन नहीं करेगा, न्यायालय नहीं करेगा। मतलब काउंटर अटैक किया सरकार ने किसके निर्णय के खिलाफ, न्यायालय के निर्णय के खिलाफ। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने आपको कल परसों 2-3 दिन से बता रही हूँ, प्रीविपर्स का मामला हुआ था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला हुआ था और इसके संदर्भ में फिर न्यायालय ने कहा फंडामेंटल राइट्स ऊपर है और डीपीएसपी नीचे है, तो सरकार संविधान संशोधन क्या ले आई, 25 ले आई और क्या जोड़ दिया, 31C जोड़ दिया और ये कहा अगर सरकार 29 इसमें 39B और C के संदर्भ में कोई कानून बनाती है, क्या 39B और C के संदर्भ में कोई कानून बनाती है तो ये किससे सर्वोच्च होंगे, फंडामेंटल राइट से। किस संवैधानिक संशोधन में कहा गया, 25 में। ठीक है, और फिर 42वें संविधान, इसमें खाली 2 डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स से सर्वोच्च बनाया गया और 42वें संविधान संशोधन में क्या कानून ला दिया गया कि सारे डीपीएसपी किससे सर्वोच्च है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, विवाद होता रहा, कौन बड़ा, डीपीएसपी बड़ा, फंडामेंटल राइट बड़ा। फंडामेंटल व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, डीपीएसपी समानता को स्थापित करता है, वंचित वर्ग की बात करता है और फाइनली इस लड़ाई झगड़े का अंत हुआ मिनर्वा मिल केस 1980। नाम सुने होंगे आप लोग, मिनर्वा मिल केस 1980 में न्यायालय ने कहा बंद करो लड़ाई, डीपीएसपी बड़ा कि फंडामेंटल राइट बड़ा। जो 42वें संविधान संशोधन का निर्णय था कि सारे डीपीएसपी सर्वोच्च है, प्रायर है, किससे, फंडामेंटल राइट ने इस निर्णय को न्यायालय ने क्या कर दिया, रद्द। कौन से केस में, मिनर्वा। कब हुआ, क्या बोला, बंद करो लड़ाई। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के
हैं। व्यक्ति का विकास के लिए राज्य बना है, इसीलिए फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट अपोजिट नहीं है, विरोध नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, वरन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस विवाद का क्या हो गया, अंत हो गया। मैं जल्दी से एक लाइन में इसको रिपीट करती हूँ। क्या चंपकम दोलाई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट बड़े हैं, सरकार ले आई पहला संविधान संशोधन और कुछ कानूनों को क्या किया, 31A और B जोड़ दिया गया और कहा कि कुछ कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए और ये कहा इनकी समीक्षा कौन नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं कर सकते। 25वां संविधान संशोधन लाके सरकार ने 39B और C अर्थात DPSP को फंडामेंटल राइट से क्या किया, सर्वोच्च स्थान देने का प्रयास किया और 42वें संविधान संशोधन में सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस पर प्रमुखता दी गई, फंडामेंटल राइट्स पर प्रमुखता दी गई। और फिर फाइनली मिनर्वा मिल केस 1980 के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोनों बड़े छोटे नहीं हैं, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं और 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम को रद्द कर। ठीक है, चलो एक और चीज मुझे बताना था, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, खाली आपको नोट करा देंगी। हमारे डीपीएसपी में 3 तत्व दिखाई देते हैं बच्चों। पहले है सोशलिस्ट, दूसरे हैं उदारवादी और तीसरे हैं गांधीवादी। क्लासिफिकेशन, कौन कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जिन पर समाजवादी तत्वों का प्रभाव है और कौन कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जिस पर उदारवादी तत्वों का प्रभाव है और कौन कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जिन पर गांधीवादी तत्वों का प्रभाव है। जल्दी से आप इसको सिर्फ आर्टिकल नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। समाजवाद में लिखिएगा अनुच्छेद 38 क और ख, इसी में लिखिएगा 39 2 3 4 5 39 का, फिर लिखिएगा 42 43 का, फिर उदारवादी में लिखिएगा बच्चों 44, इसके बाद आप लिखिएगा 43 44 45 48 का 49 50 51। गांधीवादी में लिखिएगा 40 43 ख 40 43 ख 46 47 48। ठीक है, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हो गए, समाप्त हो गए। आज जितना हो सकता है हम लोग शुरू कर रहे हैं व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य। क्या हुआ, कितने मौलिक कर्तव्यों की बात कर, 11। मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में तो थे ही नहीं, इनको तो जोड़ा गया। कर्तव्य किसके, व्यक्ति के।
हम बात करते हैं अधिकार, राइट की, और हम किससे मांग करते हैं? राज्य से। क्या दे दो हमको? अधिकार। कौन मांग कर रहा है? व्यक्ति। तो राज्य कह रहा है ठीक है हम तुम्हें अधिकार देंगे, लेकिन इसके बदले में तो कुछ दोगे ना। तो राज्य अपेक्षा करता है किससे? व्यक्ति से, कि कुछ ड्यूटीज को निभाए, क्योंकि क्या है, गिव एंड टेक की पॉलिसी है ना। हम अधिकार देंगे तो हमारे प्रति तुम क्या निभाओ। मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है, जिनको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हम लोग रट्टा मान लेते हैं कि स्वर्ण सिंह मेहता की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज थे, जो कि 10 थे, बाद में 11 हो गए। एक्चुअली में स्वर्ण सिंह मेहता ने सिर्फ व्यक्तियों के फंडामेंटल ड्यूटीज की ही बात नहीं की थी, उसने पूरे के पूरे 42वें संविधान संशोधन में जो जो प्रावधान है इनकी सिफारिश की थी। किसने? स्वर्ण सिंह मेहता। और इनकी अनुशंसा के आधार पर व्यक्तियों के लिए कुछ कर्तव्य होने चाहिए, इसको हमारे संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। किसके अंतर्गत? भाग 4 क के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद में? 51 क। ठीक है। किस देश से ये प्रेरित थे? तत्कालिक सोवियत संघ और वर्तमान रूस। एक्चुअली में जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, सोवियत कंट्रीज थे, वो ये अपेक्षा करते हैं व्यक्ति से कि अगर आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो उसके प्रति आप अपने कर्तव्यों को क्या करें? पूरा करें। जापान, सोवियत संघ, इनमें व्यक्तियों के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। तो हम लोग 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। एक्चुअली में बाद में लिख लेंगे, अभी थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत से लोगों को याद है, बहुत से लोगों को रिवाइज होगा और बहुत से लोगों को याद करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप एक फॉर्मूले को याद रखिए, और वो फॉर्मूला है 2 + 2 + 2। मतलब 2 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो एक समान है, फिर अगले जो 2 मौलिक कर्तव्य हैं एक समान है, और फिर अगले जो 2 मौलिक कर्तव्य हैं एक समान है। कितने हुए? 6। तो बचते हैं 7, 8, 9, 10 और 11 तो बीच में जुड़ा है, वो तो याद नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग रखने का या इसको दिमाग में रखने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान। व्यक्ति किसका पालन करेगा? संविधान का पालन करेगा, संविधान के आदर्शों का पालन करेगा, उसकी संस्थाओं का पालन करेगा, उसके राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेगा, और उसके राष्ट्र गान का सम्मान करना हर व्यक्ति का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर एक आदर्श शब्द है, इसको पकड़ लीजिए। किसका आदर्श? पालन करेगा संविधान के आदर्शों का, उनकी संस्थाओं का, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान। एक और लाइन यहाँ छूट गई है, और पालन सुनिश्चित करेगा। किसका?
किसका किसका पालन सुनिश्चित करना? संविधान। तो पूरे देश का कानून का आधार क्या है? संविधान। और संविधान क्या है? जो हमें ये बताए कि हमको रहना कैसे, व्यवस्था कैसे बने, किन नियमों के अनुसार हम चलेंगे ताकि हम एक क्या बन जाए? एक अच्छे समाज या राज्य के व्यक्ति बन जाए। तो अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान क्या है? नियमों का ऐसा प्रलेख जो बताता है व्यक्ति और राज्य के कैसे संबंध होंगे, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कैसे संबंध होंगे, और राज्य के अंगों के कैसे संबंध होंगे। और इसी के लिए क्या बनाया जाएगा? नियम, कानून, व्यवस्था, रूप, ढांचा, स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें एक आकार देता है, एक स्वरूप देता है। उसी प्रकार एक कंट्री, एक राज्य का स्ट्रक्चर है, ढांचा है जो बताता है वो देश कैसा है। तो पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? संविधान का पालन करेंगे, और न सिर्फ उसका पालन करेंगे, उसके आइडियाज, आदर्शों का, संस्थाएं। अब बात आती है ये संस्था क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज अ इंस्टीट्यूशन? आप पढ़ लेते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। विद्यालय भी तो एक संस्था है जिसका एक ऑर्गेनाइज स्वरूप हो, जो देश को चलाने के लिए क्या है? अपना महत्वपूर्ण योगदान। उसकी संस्थाओं का अभी हमने 15 अगस्त मनाया और हर घर तिरंगा अभियान चलाया। अमेंडमेंट हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो चल रही थी बच्चों, अभी तक क्या थी? 202 थी, 2002 थी। नवीन जिंदल ग्रुप के जो सीईओ थे, उन्होंने अपने मतलब जो कारखाना था वहां पे तिरंगा लहराया तो उनको पनिश किया गया। तब उन्होंने PIL दाखिल किया, मतलब जनहित याचिका दाखिल की कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, देश के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करना चाहता है तो क्या वो ध्वज को नहीं फहराएगा। फिर कुछ सीमित मात्रा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए मतलब क्या किया? प्रावधान बना राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत, जिसको संशोधित किया गया बच्चों 2022 में। और अब हमने देखा हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पर क्या है? तिरंगे को फहराया गया। ठीक है, तो किसका पालन करेगा? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। अब बात आती है राष्ट्रगान क्यों है, राष्ट्रगीत क्यों नहीं? गीत भी तो है हमारा वंदे मातरम, इसको क्यों नहीं हमारे कर्तव्यों में शामिल किया गया? हमने राष्ट्रगान को ही शामिल किया। इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि वो जो वंदे मातरम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धर्म विशेष की भावनाओं को क्या करते हैं? बाधा या ठेस पहुंचाते हैं। हालांकि ये आशंका या बात की जाए, इसीलिए मे बी पॉसिबल राष्ट्रगीत को ड्यूटीज में न शामिल करके किसको शामिल किया गया? राष्ट्रगान को। तो पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करेंगे, उनके आदर्शों का पालन करेंगे, उनकी संस्थाओं का पालन करेंगे, राष्ट्रध्वज का पालन करेंगे और राष्ट्रगान। एक याद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, लागू होने से पहले 100 वर्षों तक की क्या थी? स्ट्रगल, संघर्ष, स्वाधीनता आंदोलन का एक लंबा इतिहास, जो कहा जाता है कि 1857 से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी और जो कि 1947 में जाकर इसकी क्या हो गई? परिणति। तो दूसरा, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को, अब यहां पर दूसरी लाइन आप पकड़ना, एक संविधान के आदर्शों की बात कर रहा है पहला वाला,
और दूसरा वाला किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसका सम्मान। तो दो आदर्शों की बात, एक संविधान की और एक हमारी स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, अब बात तो कौन सा पूरा हुआ? पहला वाला दो। ठीक है, एक संविधान की पालन और एक स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की। तीसरा मौलिक कर्तव्य। देश, कंट्री, जिसके हम क्या हैं? वासी। देश नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे? अब फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो तीसरा और चौथा बात करता है देश की एकता, अखंडता और उसके संप्रभुता की रक्षा करने। ठीक है, देश के विभाजन न हो, एक रहे। जो कई मामले हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या ना हो, अलगाव न हो, एक अखंड भारत रहे, एक भारत रहे। और आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति किसकी? कंट्री की, इसकी रक्षा करने की बात करता है। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी? 3। जब हम देश की एकता, अखंडता की रक्षा कर रहे हैं तो किसकी रक्षा? देश की रक्षा। और अगर देश के सामने कोई संकट आ गया या आवश्यकता पड़ गई जिसमें आपको देश की रक्षा करनी है या सेवा करनी है, रक्षा इन द सेंस, अगर आक्रमण हुआ, हमारे फौजी जवान उतनी संख्या में नहीं है जितनी आवश्यकता है, तो हम राज्य किससे एक्सपेक्टेशंस करेगा? नागरिकों से। और जब घर खतरे में है तो घर रहने वाले लोगों से अपेक्षा करेगा कि पड़ोसियों से, रहने वाले लोगों से। और इधर सिर्फ संकट के समय ही नहीं, अगर कुछ ऐसा काम जिससे देश में क्या हो, उसका विकास हो, इसके लिए सामूहिक सेवा की जरूरत हो, कार्य किए जाने की जरूरत हो, तो देश हित में राज्य की सेवा करना भी किसका कर्तव्य है? व्यक्तियों का ये फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, कौन सा है? चौथा। कौन सा पूरा हुआ? दूसरा। मतलब 2 और 2 पूरे हो गए और आखिरी में क्या बचे हैं? 2। इनको अगली क्लास में कराएं। अगली क्लास मेरी सिटीजनशिप की है, नागरिकता की है। तो हम इनको जो 5-6 बजे में कंप्लीट करके हम नागरिकता को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।